हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर है अपना आज 7। ठीक है बेटा, लेक्चर नंबर 7। ओके, लास्ट के लेक्चर में थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट के लेक्चर में क्या किया था? लास्ट के लेक्चर में मैं बस एक फॉर्मूले पर बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखाया था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इसी को मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ूंगा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो तुम्हें क्या होगा, या तो न्यू दे दिया जाएगा या लैम्डा दे दिया जाएगा। दोनों में से एक चीज दी होगी, दूसरी चीज पूछी होगी, कोई सी तो पता ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा इस पर बेस्ड हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। A radio station emits radiation of 15 megahertz. 15 megahertz. A radio station emits radiations of 15 megahertz. What is the meter band? What is the meter band? Meter band bracket में wavelength. What is the meter band of the radio station? Of the radio station. अब तुमने एफएम तो सुना ही होगा, है ना? तो एफएम की बात कर रहे हैं। ये एक कोई रेडियो स्टेशन है, उसमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं। उन चैनल्स की बात कर रहे हैं। एक चैनल का जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 मेगाहर्ट्ज। कितने पे वर्क कर रहा है? वो प्ले हो रहा है 15 मेगाहर्ट्ज पे, 98.3 91 एफएम, मतलब ये सारी चीजें जो हर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज। तो ये रेडियो स्टेशन कितने पर वर्क कर रहा है? ये कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है 15 मेगाहर्ट्ज पर। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है। मेरे को क्या पता है? फ्रीक्वेंसी। और मेरे को क्या बताना है? मीटर बैंड, मतलब वेवलेंथ बतानी है उसकी। मतलब मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है। एक सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला मेरे को आता है, और वो क्या है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 15 मेगाहर्ट्ज। ध्यान रखना, 1 मेगाहर्ट्ज मतलब, यहां लिख देता हूं, 1 मेगाहर्ट्ज मतलब होता है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज मतलब क्या? 10 की पावर 6 हर्ट्ज होता है 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू, मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने। 15 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा? यहां से आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहां से जो लैम्डा आएगा, चेक कर लेना, वो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? कैलकुलेशंस करो। ये कितनी बार कटेगा? 100 बार। और ये कितना हो जाएगा? 300। 300 अपॉन 15 कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। अब बात आती है यूनिट क्या होगी। ये तुमने किस में रखा है? हर्ट्ज में, एसआई यूनिट में। ये किस में रखा है तुमने? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, एसआई यूनिट में। तो लैम्डा भी किस में आएगा? एसआई यूनिट यानी मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में ही आएगा। सब कुछ एसआई यूनिट में लिखा है, तो लैम्डा भी किस में निकल के आएगा बेटा? लैम्डा भी एसआई यूनिट में ही निकल के आएगा। क्लियर होती है बात? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है भाई, कि न्यू दे देगा और लैम्डा पूछ लेगा, या लैम्डा दे देगा न्यू पूछ लेगा। यही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे तो यही बन सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नई थ्योरी पढ़ते हैं, लिखेंगे। अगला टॉपिक डालते हैं बेटा हम लोग। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा, अब ये थ्योरी क्या है वो हमें देखना है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो क्या थ्योरी होगी इसे देख लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो थ्योरी क्या है वो पहले इसके पोस्टुलेट्स लिख देता हूं बेटा। इसके बारे में मैं कुछ लिख लेता हूं, फिर तो मैं समझाऊंगा कि क्या थ्योरी होती है। ठीक है, थ्योरी क्या है?
मैं एक बात लिख रहा हूं, एन आइडियल ब्लैक बॉडी, एन आइडियल ब्लैक बॉडी can absorb and emit radiations, can absorb and emit radiations of any frequency, of any frequency. An ideal black body can absorb and emit radiations of any frequency. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एक, तुमने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है? कोई भी ब्लैक बॉडी जो होगी, वो ब्लैक बॉडी हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती है। एक ब्लैक बॉडी जो होती है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी, जिसकी ब्लैक बॉडी की खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर पाती है और एमिट भी कर सकती है रेडिएशन किसी भी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, दूसरी बात, अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझाने के लिए प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी। भाई रेडिएशंस कोई बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है। कोई बॉडी जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रही है अपने अंदर और अपने से बाहर भी निकाल रही है। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए प्लैंक ने एक नई थ्योरी दी थी। जैसे क्या बोला था, प्लैंक एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। क्वांटम क्या होता है मैं बताऊंगा। तो प्लैंक ने कोई बॉडी रेडिएशंस कैसे एब्जॉर्ब करती है और कैसे बाहर निकालती है, उसके लिए प्लैंक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या दे दिया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या बोला था वो लिख देते हैं हम लोग। प्लैंक suggested that first point, प्लैंक suggested that, पहला पॉइंट है बेटा, a body can emit or absorb radiations, ब्रैकेट में एनर्जी लिख देता हूं। a body can absorb or emit radiations only discontinuously in the form of small packets of energy, known as photons or quantum, फोटोन और क्वांटम। क्वांटम और क्वांटा, एक इसमें सिंगुलर है, एक इसमें प्लूरल है। क्वांटम भी बोल देते हैं, क्वांटा भी बोल देते हैं। हमें इतनी इंग्लिश पे जाना नहीं है, तो हमारे कोई काम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्वांटम और क्वांटा बोथ आर द सेम थिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज वन इज सिंगुलर एंड वन इज प्लूरल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट इसने बोला है प्लैंक ने, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बेटा ये है, इस बात का मतलब ये है बेटा, प्लैंक ने क्या बोला था, कोई भी बॉडी हुई, मान लिया कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी हुई, उसमें से जब रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, जब एनर्जी बाहर निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि लगातार निकलती रहेगी। जब भी कोई बॉडी एनर्जी एमिट करती है, मतलब बाहर निकालती है, या रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, वो डिसकंटिन्यूअसली होता है। किसकी फॉर्म में? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है। जैसे मान लिया एक बॉडी है, उस बॉडी ने एक एनर्जी का एक पैकेट बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये क्या है? एक एनर्जी का एक पैकेट है। पैकेट मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी है बहुत सारी। तो एक पैकेट बाहर निकाल दिया, फिर क्या करा? फिर दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी बाहर निकाल दिया, फिर क्या करा? फिर तीसरा पैकेट ऑफ एनर्जी बाहर निकाल दिया। मतलब ये नहीं है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी रेडिएशंस निकालती रहेगी कंटिन्यूअसली निकालती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बॉडी जब भी रेडिएशंस बाहर निकालती है या अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में करती है।
जब भी किसी बॉडी में से एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है तो वो लगातार नहीं होती है, वो किसकी फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, एनर्जी के छोटे पैकेट्स की फॉर्म। मतलब पहले थोड़ी एनर्जी बाहर निकाल दी, एक एनर्जी का एक पैकेट बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा निकाला एनर्जी का एक पैकेट, फिर तीसरा निकाला, और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है बेटा क्या, यही क्या बोला, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं बेटे, फोटॉन्स और क्वांटा। फोटॉन्स भी बोल देते हैं और क्या भी बोल देते हैं, क्वांटा भी बोल देते हैं। ठीक है, यही प्लैंक ने बोला था, ये प्लैंक ने थ्योरी दी थी। मैं वापस बता रहा हूँ पहले पॉइंट को, बहुत जरूरी थ्योरी है। अब इससे न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे आएंगे, मैं कराऊंगा अभी। हाँ, तो प्लैंक ने क्या कहा था कि जब भी कोई बॉडी अपने से बाहर एनर्जी बाहर निकालती है या अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो वो लगातार नहीं होता रहता कि लगातार एनर्जी बाहर निकलती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी जब भी एमिट और एब्जॉर्ब होती है तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। मैंने जो इस डायग्राम में बनाए, कितने पैकेट बनाए, 3 पैकेट बनाए। मतलब कितने, ये बॉडी कितने फोटोन बाहर निकाल रही है, 3 फोटोन बाहर निकाल रही है। मैं 4 भी बना सकता था, मैं 5 भी बना सकता था। ठीक है, तो ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होता है। जब भी कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी या कोई बॉडी बाहर निकालेगी एनर्जी, तो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में बाहर निकालेगी, मतलब फोटोन बाहर निकालेगी। कोई बोले तुमसे फोटोन बाहर निकल रहा है एक बॉडी में से, मतलब वो एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी की फॉर्म ही है। ठीक है, और इन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। बात याद रखना। ठीक है, ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट या ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to frequency of radiation, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बेटा ये जो पॉइंट है यहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ सोचना, कुछ भी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना, इसके इस लाइन के अलावा कोई सवाल कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, यस, इस पॉइंट के अलावा इतना याद रखो कि कोई भी बॉडी जब भी एनर्जी बाहर एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी कि भाई ऐसा जब होता है, बॉडी में से एनर्जी निकलती है, एब्जॉर्ब होती है, तो वो कंटिन्यूअसली नहीं हो पाती है। कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअसली होती है। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो, कैसे होती है, डिसकंटिन्यूअसली होती है। जब भी एनर्जी बाहर निकलती है या एमिट एब्जॉर्ब होती है तो वो डिसकंटिन्यूअसली होती है। ठीक है, किसके पैकेट्स, किसकी फॉर्म में, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें बोला जाता है फोटॉन्स। जिन्हें क्या बोला जाता है, फोटॉन्स और क्वांटम्स, क्वांटम या क्वांटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है, अब मैंने ये तो बता दिया बेटा कि भाई ये जो पैकेट्स हैं ये एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है। मतलब इन पैकेट्स के पास कुछ क्या होगी, एनर्जी तो होगी। ये एक जो एनर्जी का पैकेट है इसके पास कितनी एनर्जी है, इस पैकेट के पास कितनी एनर्जी है, इस पैकेट के पास कितनी एनर्जी है, तो ये कैसे पता लगेगा। तो प्लैंक ने दूसरा पॉइंट दिया था, इन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है, तो इन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जो रेडिएशन ये बाहर निकाल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी की ये रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, तो इन पैकेट्स की एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, जो लाइट बाहर निकल रही है, जो एनर्जी बाहर निकल रही है, इन इनकी जो एनर्जी होगी वो इनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब मैं लिख दूंगा E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। हर पैकेट की एनर्जी जो होगी वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के, मतलब मानिए बल्ब में से लाइट निकल रही है, मान लिया अपना जो बल्ब है उस बल्ब में से लाइट निकल रही है, तो वो जो बल्ब में से लाइट बाहर निकल रही है किसकी फॉर्म में निकल रही होगी, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है। किसकी, फोटोन। मतलब बल्ब भी क्या एमिट कर रहा है, फोटोन्स एमिट कर रहा है, बल्ब में से फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं। तो जो हर फोटोन है, जो भी फोटोन है, वो सारे के सारे जो फोटोन्स है उन सब की, हर किसी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी वो बल्ब कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को बाहर निकाल रहा है। मतलब लाइट, उस बल्ब की, बल्ब में से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उस बल्ब में से निकलने वाले फोटोन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी लाइट की, एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉइंट समझ में आ गया, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। फिर क्या करते हैं बेटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, E इज इक्वल टू H।
क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया जिससे जो क्या h, ठीक है। इससे थोड़ा बॉक्स में कर लो तुम लोग, ये बहुत जरूरी है। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक फॉर्मूला जो है बहुत काम आएगा। इसी से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व होंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। जहां पर E क्या है, वेयर E एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, E। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये H क्या है, सबसे बात आती है क्या कह रहा, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, प्रोपोर्शनल टू टाई क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया H। इस H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इस H को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आया, E इज इक्वल टू एच न्यू, फिर H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और H की वैल्यू होती कितनी है बेटा, H की वैल्यू होती है, ध्यान रखनी है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ओके, यूनिट क्या होगी, देखो बहुत जरूरी है ये, हाँ यूनिट क्या होगी, यूनिट हो जाएगी बेटा, अब तुमने फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर 11th में कर तो लिया होगा। तो यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसा करते हैं, एच की यूनिट निकालनी है तो न्यू को इधर ले जाते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू, ई अपॉन न्यू, यहां लिख देता हूं फिर मिटा दूंगा, एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू, यही होगा। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और न्यू की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड, तो पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, तो क्या यूनिट हो जाएगी, जूल सेकंड, क्या यूनिट हो जाएगी, जूल सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, ध्यान रखना। E इज इक्वल टू, सॉरी H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, सब लोग याद रखोगे, ठीक है बेटा, 6.6 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये H की वैल्यू होती है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ध्यान रखना बेटा, समझ गए। H क्या होता है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34। जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6.6 लिखा करूंगा, क्या लिखा करूंगा, 6.6, एग्जैक्ट होती है 6.626, हम कैलकुलेशंस में हमेशा क्या यूज किया करते हैं, 6.6 यूज किया करते हैं, तो 6.6 इंटू 10 की माइनस 34 जूल सेकंड, समझ गए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हाँ बेटा, द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी absorbed or emitted, absorbed or emitted, absorbed or emitted by a body, total energy absorbed or emitted by a body should be an integral, should be an integral multiple of h nu, should be an integral multiple of h nu। अब इसका मतलब क्या है यार, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उसका मल्टीपल है, जैसे दो का मल्टीपल क्या होंगे, दो का मल्टीपल दो भी होगा, चार भी होगा, 2 टू 4, 4 इसका मल्टीपल हो गया 2 का, 2 3 6, 6 मल्टीपल हो गया, 2 4 8, 8 मल्टीपल हो गया 2 का, 10 12 14 16 एंड सो ऑन। 10 के इंटीग्रल मल्टीपल कौन हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। 8 का इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, है ना। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, समझ जाओगे। ये बेटा ये क्या लिखी थी तुमने अभी, ये किसकी एनर्जी थी, एक फोटोन की, ईच फोटोन, एक फोटोन जो बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी, एक पैकेट बाहर निकल रहा है, इस पैकेट की एनर्जी। लेकिन बॉडी में से एक पैकेट तो निकलेगा नहीं, बॉडी में से हजारों पैकेट निकलेंगे, लाखों पैकेट निकलेंगे। तो अगर मान लिया, अगर एक बॉडी जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी अगर एच न्यू है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, और उसमें से अगर 1000 पैकेट निकल रहे हैं तो हजारों की एनर्जी कितनी रहेगी, 1000 एच न्यू, टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, 1000 एच न्यू।
मतलब एक पैकेट की एनर्जी h न्यू। मान लिया इस फोटोन ने, इस बॉडी ने 1000 फोटोन बाहर निकाले तो कितनी एनर्जी बाहर निकाली? 1000 h न्यू। मान लिया इस बॉडी ने 2000 फोटोन बाहर निकाले तो कितनी एनर्जी बाहर निकाली? 2000 h न्यू। मान लिया इस बॉडी ने n फोटॉन्स बाहर निकाल ले तो एनर्जी कितनी होगी? n h न्यू। मतलब वो किसका मल्टीपल होगा? h न्यू का ही तो मल्टीपल होगा। 2 h न्यू, अगर 2 फोटोन निकलेंगे 2 h न्यू, 3 फोटोन निकलेंगे 3 h न्यू, 4 फोटोन निकलेंगे 4 h न्यू, 5 निकलेंगे 5 h न्यू, n निकलेंगे तो n h। समझ में आ गया? मतलब h न्यू का क्या होगा? मल्टीपल होगा। हर एक बॉडी में से निकलने वाले हर फोटोन की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। ध्यान रखना, क्योंकि एक बॉडी में से फ्रीक्वेंसी तो बॉडी जो लाइट निकालेगी वो एक ही फ्रीक्वेंसी की निकालेगी। कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, बल्ब में से जो लाइट निकल रही है उस बल्ब में से निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फिक्स्ड होगी कि ये जो बल्ब है वो इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को बाहर निकाल सकता है। तो फ्रीक्वेंसी तो बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है तो हर निकलने वाले फोटोन की एनर्जी भी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? nh न्यू। कितनी हो जाएगी? nh न्यू। तो मैं लिख दे रहा हूं therefore total energy emitted or absorbed is equal to nh न्यू। क्या लिख दिया? nh न्यू। E is equal to nh न्यू। टोटल एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो निकल जाएगी nh। ठीक है, therefore total energy E is equal to nh न्यू। और इसको मैं लिख सकता हूं nh c by lambda। nh c by lambda। c by lambda कहां से आया बच्चा? बेटा न्यू किसके बराबर होता है? c by lambda के। पहले ही पढ़ा है। जरूर थोड़ी तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे, तुम्हें हो सकता है वेवलेंथ भी दे दे। तो न्यू का फॉर्मूला क्या लिखा है? तो मैंने न्यू का फॉर्मूला होता है, अभी कुछ देर पहले लिखा होगा, न्यू इज इक्वल टू c by lambda। तो ये पुट भी कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ भी ये भी लिख सकता हूँ E is equal to n, सॉरी n तो है ही नहीं इसके अंदर। E is equal to h c अपॉन lambda। ठीक है, एक ही बात है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। E is equal to h c by lambda। ठीक है, E is equal to h c by lambda, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और E is equal to क्या आ गया? NHC by lambda। ये क्या? टोटल एनर्जी। ये क्या है बेटा? टोटल एनर्जी है। E is equal to NHC by lambda। ध्यान रखोगे बेटा? ठीक है बेटा, बस यही कौन सी थ्योरी है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। सिंपल सी थ्योरी थी। मैं वापस से जल्दी से बता देता हूँ क्या होता है कि जब भी कभी एक बॉडी में से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं तो वो लगातार नहीं निकलती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं। वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, डिसकंटिन्यूअसली होती है। वो छोटे छोटे पैकेट्स बाहर निकालती है बॉडी। उन पैकेट्स को क्या बोला जाता है? फोटॉन्स बोला जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था? ये जो फोटोन निकले हैं, इस फोटोन की एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनल हटाया, क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया। या क्या? E is equal to h nu, where h is known as Planck's constant, जिसका वैल्यू क्या होता है? 6.626 into 10 की minus 34 जूल सेकंड। h की वैल्यू होती है 6.626 into 10 की minus 34। ये h की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, ये तो किसकी एनर्जी है? ये एक फोटोन की एनर्जी है। E बराबर h न्यू या E बराबर h c by lambda। ये एक फोटोन की एनर्जी है। और एक बॉडी में से अगर n फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं? 1000 फोटॉन बाहर निकल रहे हैं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1000 hc by lambda। 2000 फोटॉन बाहर निकल रहे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी? 2000 hc by lambda। 5000 फोटॉन बाहर निकल रहे हैं तो कितनी होगी? 5000 hc by lambda। n फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? nhc by lambda। यहाँ पर n क्या है? where n क्या है यहाँ पर बेटा? n is number of photons। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जो है वो n फोटॉन्स बाहर निकाल रही है तो कितनी एनर्जी बाहर निकाल रही है? अगर कोई बॉडी n फोटॉन्स बाहर निकाल रही है तो वो कितनी एनर्जी बाहर निकाल रही है? nh न्यू या nhc by lambda। तो बेटा अब ये फॉर्मूला याद रख लो। ये फॉर्मूले, ये एक फोटॉन की एनर्जी, ये n फोटॉन्स की एनर्जी। ठीक है,
क्वेश्चन में गिवन होगा तुम्हें कौन सी एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है या एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है, उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब आएंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस पर बेस्ड 4-5 सवाल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। कैलकुलेट द एनर्जी of photon of red light having wavelength equal to 6626 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है बेटा, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। हाँ जी, क्या निकालना है बेटा? एनर्जी निकालनी है, किसकी? फोटोन की। एक रेड लाइट है, रेड कलर की लाइट है, उसकी एनर्जी, उसके फोटोन की एनर्जी निकालनी है। और रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी कितनी, वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 6626 आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने इसलिए ही पहले लिखा दिया था, आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर में कैसे बदलते हैं सबको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत काम आएंगे। एक आर्मस्ट्रॉन्ग में होते हैं कितने? 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा यूनिट का बहुत खास ध्यान रखना है। एच की जो वैल्यू मैंने लिखाई थी वो कितनी लिखाई थी? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ऐसा यूनिट है ये। जूल एनर्जी की क्या होती है? एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो एच, ये जो वैल्यू है वो एसआई यूनिट में है, इसलिए अगर ये वैल्यू एच की रखनी है, अगर एच की ये वैल्यू रखनी है तो सब कुछ किस में रखना पड़ेगा? एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा। एक आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। मीटर इज एन एसआई यूनिट। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक ही फॉर्मूला आता है मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को वेवलेंथ दे रखी है, मेरे को क्या निकालनी है? एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है? E बराबर एच न्यू। न्यू दे रखा है? नहीं, क्या दे रखा है? लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा। एक फोटोन की एनर्जी बाहर निकालनी है, रेड लाइट है, उसका फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है, उस फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। देख लिया करो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एच न्यू लगाना है या एच सी बाय लैम्डा लगाना है। फ्रीक्वेंसी दी जाए तो ये लगा लो, लैम्डा दिया जाए तो ये लगा लो, हो गया काम खत्म। तो क्या आ जाएगा बेटा? E बराबर एच सी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है? लैम्डा है बेटा 6626 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन काम चल जाएगा कि 6626 लिखने से? नहीं चलेगा। किस में रखना पड़ेगा? मीटर में। क्यों रखना पड़ेगा मीटर में? अरे भैया, सब कुछ एसआई यूनिट में ही रखना है। एच भी एसआई यूनिट में, सी की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में, तो लैम्डा भी किस में होना चाहिए? एसआई यूनिट में। लैम्डा देख किस में रखा है? आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग एसआई यूनिट नहीं होती है, क्या होती है? मीटर होती है। तो 6626 को किस में बदल दिया? मीटर में बदल दिया। यूनिट्स का बहुत खास ध्यान रखना है। मैं पूरी केमिस्ट्री जब कराऊंगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार बोला करूंगा कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स की वजह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। और ध्यान रखना, पेपर बनाने वाला जो होता है कितना चालाक होगा। अगर तुम इस 10⁻⁻10 को नहीं लिखेंगे, तुम नहीं लिखते, कोई बच्चा नहीं लिखेगा इसको और सॉल्व कर देगा, और जो उसका आंसर आएगा वो भी एक ऑप्शन में दिया जाएगा। अगर ये नहीं, किसी बच्चे ने ये नहीं किया और उसने जो भी आंसर निकाला वो एक ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन भी होगा ही होगा जिससे बच्चा गलत कर ले। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो बच्चा दोबारा सोचता कि सर ये तो मतलब इसमें कुछ गलती हो रही है, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इससे निकालने पर जो आंसर आएगा वो भी एक ऑप्शन में गिवन होगा जिससे बच्चा गलती करे। तो ध्यान रखना, क्या करना है? सब कुछ एसआई यूनिट में अगर रखना है, अगर ये तुमने एसआई में रखा है, ये एसआई में रखा है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग को भी मीटर में बदलो, एसआई में बदलो। ठीक है, आप तो चेक कर लो अब क्या हो जाएगा। ये कितनी बार आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ बार, तो 10⁻⁻7। अब पावर्स के साथ तुम्हें खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? यहां से एनर्जी आ जाएगी, and therefore energy of photon E is equal to 3 into 10⁻⁻19 यूनिट जूल। एनर्जी की यूनिट क्या आएगी? जूल आएगी। ठीक है,
एक फोटोन की एनर्जी मतलब फोटो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट जूल होती है। कैसे आया, ये कितनी बार कटा, 10 की पावर 3 बार, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -7 कितना हो गया, 10 की पावर -7, ये ऊपर चला गया, 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर -34 तो 10 की पावर -19, 3 इंटू 10 की पावर -19 आ गया। यूनिट्स के साथ खेलना आता है ना, पावर जब ऊपर जा, पावर जो डिनोमिनेटर में होती है 10 की पावर वो तो माइनस हो जाती है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड होती है और डिवाइड करते तो पावर माइनस हो जाती है। ये सबको आता होगा, मैथ्स में सब लोग कर चुके हैं। तो एनर्जी कितनी आ गई बेटा, एक फोटोन की एनर्जी आ गई 3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये रेड लाइट जो भी चीज है, जो रेड लाइट का फोटोन बाहर निकाल रही है, उस रेड लाइट के एक फोटोन की एनर्जी आ गई है बेटा, रेड लाइट के एक फोटोन की एनर्जी आ गई है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सिर्फ एक थ्योरी पढ़ी, कौन सी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सिंपल सी थ्योरी थी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं वो बेटा मैं अब नेक्स्ट टर्न पे कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।